नमस्कार। भारतीय संविधान का भाग 5 एक तरह से हमारी केंद्र सरकार का पूरा ब्लूप्रिंट है। मतलब वो नींव जिस पर हमारी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ये सब टिके हुए हैं। आज हम इसी ब्लूप्रिंट के सबसे शक्तिशाली पद यानी भारत के राष्ट्रपति को समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले भाग 5 का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर राष्ट्रपति के चुनाव और उनकी योग्यताओं को समझेंगे, उनके कार्यकाल और पद की शर्तों पर नजर डालेंगे, उनकी जबरदस्त शक्तियों को जानेंगे और आखिर में महाभियोग की उस मुश्किल प्रक्रिया को भी समझेंगे। तो ये राष्ट्रपति पद को समझने का एक पूरा सफर होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से। संविधान का भाग 5 एक परिचय। ये भाग अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक फैला हुआ है और इसमें संघ सरकार का पूरा ढांचा समझाया गया है। अब देखिए, भाग 5 को मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला कार्यपालिका, मतलब जो सरकार चलाते हैं। दूसरा विधायिका, यानी हमारी संसद जो कानून बनाती है। तीसरा न्यायपालिका, यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट। और चौथा सीएजी, जो सरकार के खर्चों पर नजर रखता है। लेकिन आज हमारा पूरा फोकस कार्यपालिका के सबसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति यानी भारत के राष्ट्रपति पर रहेगा। तो चलिए अब समझते हैं राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है और कौन इस पद के लिए योग्य है। इनसे जुड़े आर्टिकल्स को याद रखने की एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है पका न कोका दयो दशम। इसमें हर अक्षर का एक मतलब है, जैसे प से पद, का से कार्यपालिका का प्रधान, न से निर्वाचन। कमाल की बात यह है कि ये ट्रिक आपको आर्टिकल 52 से 61 तक सब कुछ लाइन से याद करा देती है। तो सवाल ये है कि राष्ट्रपति को चुनता कौन है? हम और आप सीधे वोट नहीं करते। उन्हें एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टरल कॉलेज चुनता है। और इसमें कौन लोग होते हैं? ध्यान से सुनिएगा। संसद के दोनों सदनों के सिर्फ चुने हुए सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। एक बहुत जरूरी बात, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो इसमें वोट नहीं डाल सकते। बाद में 70वें संशोधन के बाद दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं को भी इसमें जोड़ दिया गया। अच्छा, अब यहाँ बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि हर वोट का वजन मतलब वैल्यू बराबर नहीं होती। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, एक एमएलए के वोट की कीमत उस राज्य की आबादी पर डिपेंड करती है और वहीं एक एमपी के वोट की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। पहले देश के सारे एमएलएस के वोटों की वैल्यू को जोड़ा जाता है और फिर उसे टोटल एमपीज की संख्या से डिवाइड कर देते हैं। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि हर राज्य को एक बराबर का प्रतिनिधित्व मिल सके। अब ये चुनाव होता कैसे है? इस सिस्टम को कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसमें वोटर क्या करते हैं कि वो कैंडिडेट्स को अपनी पसंद के हिसाब से रैंक देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। जीतने के लिए किसी भी कैंडिडेट को 50% से ज्यादा वोटों का एक न्यूनतम कोटा हासिल करना पड़ता है। अगर पहले राउंड में किसी को ये कोटा नहीं मिला तो सबसे कम वोट वाले कैंडिडेट को रेस से बाहर कर दिया जाता है। फिर उनके वोटर्स की दूसरी पसंद के वोट बाकी उम्मीदवारों में ट्रांसफर हो जाते हैं और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक किसी एक को वो जादुई आंकड़ा यानी न्यूनतम कोटा मिल नहीं जाता। तो ठीक है, राष्ट्रपति बन कौन सकता है? शर्तें बिल्कुल साफ हैं। वो भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 35 साल हो और उसमें लोकसभा का सदस्य चुने जाने की काबिलियत हो। सबसे जरूरी शर्त, वो किसी लाभ के पद पर न हो। इसके अलावा नॉमिनेशन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक भी चाहिए। और हाँ, आरबीआई के पास 15,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करनी पड़ती है। चलिए मान लीजिए चुनाव जीत गए, उसके बाद क्या होता है? अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति के कार्यकाल और उनके पद से जुड़ी शर्तों के बारे में। तो सबसे पहले राष्ट्रपति को भारत की चीफ जस्टिस शपथ दिलाते हैं। उनका कार्यकाल पूरे 5 साल का होता है। अगर उन्हें इस्तीफा देना हो तो वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। उनकी सैलरी 5 लाख रुपए महीना है जो भारत की संचित निधि से दी जाती है और उन्हें एक बहुत बड़ा विशेषाधिकार भी हासिल है। अपने कार्यकाल के दौरान उन पर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, राष्ट्रपति की शक्तियां। ये पद सिर्फ नाम का नहीं है, इसके साथ जुड़े हैं संविधान से मिले जबरदस्त अधिकार। जैसा कि यह साफ दिख रहा है, राष्ट्रपति की शक्तियों का दायरा बहुत बड़ा है। कार्यकारी शक्तियों के तहत वो सरकार के सारे काम अपने नाम पर करते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर राज्यपाल तक की नियुक्ति करते हैं।
विधायी शक्तियों से वो संसद को बुला सकते हैं, भंग कर सकते हैं। वित्तीय शक्तियों की बात करें तो कोई भी मनी बिल उनकी इजाजत के बिना पेश नहीं हो सकता, और न्यायिक शक्तियों में तो उन्हें किसी की सजा माफ करने तक का अधिकार है। इनके अलावा मिलिट्री, वीटो और इमरजेंसी वाली शक्तियां तो हैं ही। अब जरा राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों पर नजर डालते हैं। ये असल में कानून बनाने की प्रक्रिया पर एक बहुत बड़ा चेक है। पहला है एब्सोल्यूट वीटो, जिससे वो किसी बिल को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। दूसरा है सस्पेंसिव वीटो, जिससे वो बिल को एक बार फिर से सोचने के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। और तीसरा, जो सबसे मजेदार है, वो है पॉकेट वीटो। इसमें राष्ट्रपति बिल पर न तो साइन करते हैं, न ही मना करते हैं, बस उसे अनिश्चित काल के लिए अपनी जेब में रख लेते हैं। और फिर आती हैं इमरजेंसी वाली शक्तियां, जो सिर्फ असाधारण हालात के लिए हैं। अनुच्छेद 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी, जो युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के समय लगती है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, जो तब लगता है जब किसी राज्य में सरकार संविधान के हिसाब से काम न कर पा रही हो। और अनुच्छेद 360 यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसकी घोषणा तब की जा सकती है जब देश की आर्थिक स्थिरता को कोई बड़ा खतरा हो। और अब पहुंचते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, महाभियोग प्रक्रिया। ये राष्ट्रपति पर संविधान का सबसे बड़ा कंट्रोल है, जो ये पक्का करता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। तो ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है ना, जो अनुच्छेद 61 में दी गई है, वो इतनी ज्यादा सख्त है कि उसे पूरा करना कह सकते हैं कि लगभग नामुमकिन है। देखिए, प्रोसेस किसी भी सदन में शुरू तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी कम से कम 1/4 सदस्यों का साइन चाहिए। फिर प्रेसिडेंट को 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाता है। इसके बाद पहले हाउस को 2/3 के स्पेशल मेजॉरिटी से इसे पास करना पड़ता है। यही बात खत्म नहीं होती, फिर दूसरा हाउस इन आरोपों की जांच करता है, और ये बहुत बड़ा अगर वो भी इसे 2/3 मेजॉरिटी से पास कर दे, सिर्फ तभी राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों नहीं चलाया गया? क्या ये इस पद की गरिमा को दिखाता है, या फिर इस प्रक्रिया की जटिलता का सबूत है? इस पर सोचिएगा जरूर।